हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो नया टॉपिक क्या है? तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं। आईपीसी का इतिहास क्या है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860। तो ठीक है। तो इतिहास के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले, जो ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर, उसने एक सुझाव दिया कि देश में एक कानून होना चाहिए जिसके अगर कानून के तहत पूरे देश को चलाया जा सके, उसके तहत सुचारू कानून व्यवस्था चलाई जा सके। तो उसके सुझाव पर एक प्रथम विधि आयोग बना। ध्यान रखना, इस अगर पूछा जाए भारत में प्रथम विधि आयोग, तो यही विधि आयोग था। कौन था? प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग का बना 1834 में बना। ओके। अब इस आयोग का जो अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट जो बनाया गया, ये लॉर्ड मैकाले को ही बनाया गया। लॉर्ड मैकाले, इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। ठीक है। तो इसको एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2 मई 1837 को प्रस्तुत की। मतलब 34 में गठित हुई और 37 में, मतलब 2 साल इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगाई। और वायसराय लॉर्ड कैनिंग, उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था, उसके समक्ष प्रस्तुत की और उसने क्या किया, इसे मंजूरी दे दी। जब इस रिपोर्ट को विस्तारपूर्वक देखा गया और इसे मंजूरी दे दी गई 6 अक्टूबर 1860 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ने इसे मंजूरी दे दी। ठीक है। अब ये जब मंजूरी दे दी गई तो उस समय संपूर्ण भारत पर लागू हो गई। कब से लागू हुई? 1 जनवरी 1862 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ध्यान रखना है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू हो गई। अब यहाँ पे बात आती है जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर उस समय क्या था? रजवाड़े, राजा रजवाड़ों का था। जैसे हैदराबाद अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था। यहाँ पे दूसरे राजा राज्य करते थे। ठीक है। ये पूरी तरह भारत में शामिल नहीं था, इसको अलग एक कॉलोनी माना जाता था। तो यहाँ के एक संहिता लागू होती थी, रणवीर दंड संहिता। यहाँ पर इसी के तहत मतलब शासन किया जाता था। इसी के तहत लोगों को अगर अपराध करते थे तो उनको सज़ा मिलती थी। कब तक ये लागू हुआ? जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा। 5 अगस्त 2019 को हमारी संसद द्वारा आर्टिकल 370, संविधान के इसी आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत वहाँ पर कोई कानून वहाँ की विधानसभा की मंजूरी के बिना लागू नहीं होता था। तो वहाँ पर ये आईपीसी में नहीं लागू होती, रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब इसका प्रभाव कम कर दिया गया 370 का, तो क्या हुआ, फिर इसे लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 से जब ये लागू हो गया ये संशोधन 5 अगस्त 2019 वाला, तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गई। वहाँ की जो रणवीर दंड संहिता थी वो समाप्त कर दी गई। ठीक है। तो अब अगर पूछा जाता है तो भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर लागू होगी। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या आईपीसी केवल भारत पे ही लागू होती है? वर्तमान समय में देखा जाए
क्योंकि भारत में ही इसका निर्माण हुआ था, तो सोचो कि भारत में ही लागू होती, तो ऐसा नहीं है। भारत सहित अन्य 7 देशों, भारत के अलावा अन्य 7 देशों पर भी अभी भी आईपीसी लागू होती है। वो कैसे कि उस समय जब ब्रिटिश राज्य था, उस समय भारत सहित दक्षिण पश्चिम पूर्व एशिया के कई सारे देशों पे ब्रिटेन की कॉलोनियाँ रहती थीं। जैसे कि यहाँ पे देखो बर्मा लिखा है छोटा सा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इन देशों पर भी उन्हीं का राज था। तो जो इंडिया में कानून बना उसको यहाँ पर भी लागू कर दिया, क्योंकि शासक तो यहीं अंग्रेज ही बैठे थे, तो जो ये कानून है वही कानून वहाँ लागू कर दिया। अच्छा, जब आईपीसी लागू हुई उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार तो बना नहीं था। लेकिन 1935 में क्या हुआ, 1935 के अधिनियम द्वारा म्यांमार को अलग कर दिया गया। लेकिन आईपीसी वहाँ पर भी लागू रही वही, क्योंकि वहाँ के जब शासक थे उन्होंने उसी कानून को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, कुछ अपने संशोधन अलग अलग करके अपनी तरह से लागू किए, लेकिन आईपीसी वहाँ पे भी लागू होती है। और 1947 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वहाँ पर भी यही आईपीसी लागू हुई। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ 1971 में, 1971 का वार हुआ, इसमें बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश पे भी वहाँ पर भी आईपीसी लागू होती है। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं वर्तमान समय में भारत सहित अन्य 7 देशों पर भी आईपीसी लागू होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आईपीसी का इतिहास क्या है, कहाँ लागू होती, कैसे इसका काल रहा, कैसे लागू की गई। ठीक है, अब आगे इसका स्वरूप देखते हैं, मतलब इसका विस्तार देखते हैं। जैसे इसमें चैप्टर्स मतलब अध्याय जो है इसमें 23 है, 23 अध्याय हैं। धाराएं मतलब सेक्शन इसमें कितने हैं, मतलब धाराएं जो हैं इसमें 511 धाराएं हैं, 511 धाराएं, 23 अध्याय। अब ये किस धारा में, किस अध्याय में क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे और इसको बहुत सारे वीडियो में धीरे धीरे छोटा छोटा करके बनाएंगे। तो पहले वीडियो में आज जितना हो सकेगा बनाएंगे, तो आशा है आप आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पहला अध्याय देखते हैं, पहला चैप्टर है, इसमें क्या है, उद्देशिका। पहले चैप्टर में क्या है, उद्देशिका मतलब इंट्रोडक्शन, उद्देशिका। अब इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक, पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में धारा 1 से 5 तक है, धारा 1 से 5 तक दी गई हैं। तो देखते हैं हम। तो धारा 1 क्या कहती है, धारा 1 कहती है संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। देखो एक बात बता दूं, जो पहली बार आईपीसी या कोई भी कानून को पढ़ेगा तो उसकी थोड़ी लैंग्वेज जो होती है टफ होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं पता होता है। तो धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तो लेकिन पहली बार थोड़ा दिक्कत होगी। तो ठीक है, तो हम पढ़ते हैं संहिता का नाम, उसके परिवर्तन का विस्तार। तो संहिता का नाम मतलब उस जो कानून है उसका नाम क्या होगा, तो नाम क्या है, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता उसका नाम होगा। उसके परिवर्तन का विस्तार मतलब वो कहाँ कहाँ पर लागू होगी, कहाँ पर लागू। अभी हमने बताया कि पहले जब लागू हुई थी 1862 में, तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। लेकिन क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से जब एक संशोधन लागू हुआ 370 वाला, तो क्या हुआ, पूरे भारत पर, जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होगी। मतलब परिवर्तन का विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत। अब एक शब्द और दिक्कत है, जैसे कहते हैं संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत क्या होगा, मतलब
संपूर्ण भारत के बारे में अगर जाने तो देखो क्या क्या होता है संपूर्ण भारत में। देखो पहला होता स्थल क्षेत्र। स्थल क्षेत्र, स्थल क्षेत्र जानते हो, स्थल मतलब जमीन। भारत का जितनी जमीन है जो भारत के राज्य क्षेत्र में आती है, जहाँ जहाँ पर भारत कहा जाता है, अर्थात हमारे देश की जितनी भी ज़मीन है कहीं तक फैली है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो वो भी हमारा स्थल क्षेत्र है, चाहे लक्षद्वीप हो अलग है फिर भी वो हमारा ही स्थल क्षेत्र है। दूसरा कहता है जल क्षेत्र। जल क्षेत्र, जल क्षेत्र क्या है कि हमारे जैसे भारत का अगर देखें कुछ, अगर ऐसे नीचे का पार्ट देखें भारत का कुछ इस तरीके है, ठीक है। तो ये जो गुजरात है यहाँ से यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ से आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये यहाँ पर कर्नाटक है, ये गोवा, यहाँ पर ये महाराष्ट्र। अब ये जो समुद्री क्षेत्र है, जल क्षेत्र, चाहे उसके अंदर कोई नदी झील कुछ भी हो या यहाँ पर किनारा जल क्षेत्र कुछ होता है हमारा, ठीक है। तो उस जल क्षेत्र में भी ये लागू होगा। हम मतलब आईपीसी, अगर इस क्षेत्र में भी कोई का अपराध होता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी, उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी। तो जल क्षेत्र समझ गए होंगे। तीसरा कहता है कि भारत के ऊपर स्थित वायु क्षेत्र। वेट कहोगे ये वायु क्षेत्र क्या है यार, वायु क्षेत्र तो ऊपर, ऊपर कैसे कानून लागू होगा। तो देखो भाई, भारत का जितना क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसके ऊपर से अगर आसमान में चाहे जितनी ऊंचाई, अगर कोई प्लेन उड़ रहा है, मान लीजिए कोई प्लेन उड़ रहा है, कोई विदेशी प्लेन जा रहा है, अगर ये भारत के ऊपर से गुजर रहा है तो इसमें, इस प्लेन में भी अगर कोई अपराध होता है तो वहाँ पर आईपीसी लागू होगी, क्योंकि हमारा वायु क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र में आता है, इस पे भी आईपीसी लागू होगी। तो समझे कि वायु क्षेत्र के अंदर भी, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, उसके ऊपर से कोई प्लेन उड़ रहा है, कहीं से भी कोई जा रहा है तो वो भी वायु क्षेत्र हमारा है, तो वहाँ पर भी अगर कोई अपराध होता है तो आईपीसी के तहत ही उसे काउंटर किया जाएगा, समझे। अब उसी में संपूर्ण भारत में चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी लागू होगा। अगर प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होगा, प्रादेशिक जल क्षेत्र। अब प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है हमारे, जैसे भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी आईपीसी लागू होगी। तो देखो अभी हमने भारत का ऐसे मैप नीचे वाला बनाया था कुछ इस तरीके से, थोड़ा अच्छा नहीं है, ऐसे देखो ये गुजरात है, ऐसे करके इस तरह के है। अब जल क्षेत्र देखो, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यूनाइटेड नेशन द्वारा, कि प्रत्येक देश का एक प्रादेशिक जल क्षेत्र होगा, उसमें उसी का अधिकार हुआ, चाहे वो माइंस, चाहे वो तेल निकले, चाहे कोई द्वीप खोजा जाए या कुछ भी हो उसके अंदर, या उसके अंदर कोई प्रवेश दूसरे देश का अगर जहाज, चाहे पानी वाला हो या कोई भी हो, अगर करता है तो उस देश की अनुमति जरूरी होगी। तो जैसे प्रादेशिक, प्रत्येक देश का एक क्षेत्र होता है, वो कितना होता है, 2 नॉटिकल मील, सॉरी 12 नॉटिकल मील्स, 12 नॉटिकल मील। अब 12 नॉटिकल मील मतलब 1 नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील अगर देखा जाए होता है 1852 मीटर। अब 1852 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, अर्थात 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। और प्रत्येक देश का कहा गया है कि 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होगा। अब 12 नॉटिकल मील बराबर हो जाएगा 22.1 किलोमीटर। अब 22.1 किलोमीटर जो है प्रत्येक देश का समुद्री क्षेत्र होगा। अब देखो 22.1 नॉटिकल मील अगर दूरी देखें जाए तो अपना भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होगा, तो कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। कुछ यहाँ से अगर देखें ऐसे, यहाँ पे श्रीलंका है तो यहाँ पे ऐसे होके ये हमारा कुछ इस तरह जल क्षेत्र बनेगा। और इसी तरह अंडमान निकोबार यहाँ पर हमारा है तो इसका भी कुछ जल क्षेत्र होगा ऐसे, यहाँ पे लक्षद्वीप कुछ ऐसे। तो ये जो हमारा ये क्षेत्र है, इसमें अगर कोई भी अपराध होता है, 22 भारत के लैंड मतलब ज़मीन से
22.1 किलोमीटर दूरी तक अगर कोई विदेशी जहाज भी मान लिया आया यहाँ पे, इसमें अगर कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे भी विदेशी हो, अगर उसने कोई अपराध यहाँ पर किया है तो उस पर भी हमारी आईपीसी ही लागू होगी, क्योंकि उसने भारत के क्षेत्र में आकर वो अपराध किया है तो उस पर आईपीसी पूरी तरह लागू होगी। अगर उसने मर्डर किया है तो उसे 302 के तहत कार्रवाई होगी, जो भी उसने अपराध किया उसके तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे, इतने विस्तार से आप हर जगह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अब धारा दूसरी देखते हैं। दूसरी क्या कहती है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अब भारत के भीतर किए गए मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, मतलब पहला पॉइंट देखें अगर, तो कोई हर भारतीय नागरिक द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है भारत के क्षेत्र में तो उस पर आईपीसी लागू होगी। ठीक है, इसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा कहता है कि भारत में कोई भी विदेशी आकर, मतलब चाहे विदेशी हो या कोई हो, अगर भारत में आकर कोई अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी। समझे? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है। अपवाद जैसे कि इसमें अगर कोई विदेशी दूतावास है, भाई विदेशी दूतावास भी होते हैं अपने देश में, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना, कनाडा वगैरह, इनके जो राजदूत होते हैं, एम्बेसी जैसे दिल्ली वगैरह में बने होते हैं, वहाँ पे उनके राजदूत रहते हैं। उन्होंने चाहे गलती से चाहे जानबूझकर अगर कोई अपराध कर दिया तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी, क्योंकि उसको इंटरनेशनल लॉ के तहत छूट मिलती है प्रत्येक दूत को, किसी भी देश में हो, तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। हाँ, उसको बस ये कह सकते हो कि तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, तो अगर हम धारा 2 का अगर समझें कि क्या कहती है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक व्यक्ति था मेयर हेंस जॉर्ज, एक केस था सुप्रीम कोर्ट का 1962 का केस था, 1962 का केस था। इसमें एक मेयर हेंस नामक एक व्यक्ति था, मेयर हेंस जॉर्ज। ये स्विट्जरलैंड का, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड का व्यक्ति था। ये क्या हुआ, एक प्लेन से, चार्टर प्लेन से आया और मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन उतरा वो एयरपोर्ट पे खड़ा था प्लेन, लेकिन वो प्लेन में ही बैठा था ये जो मेयर हेंस व्यक्ति है। लेकिन इसके पास क्या हुआ, 24 किलो सोना, 24 केजी सोना, भाई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता, 24 किलो सोना उसके पास था। अब चेकिंग हुई तो पकड़ा गया। अब 24 किलो सोना, अगर किसी देश में 1 किलो तक सोना अगर ले जाना है तो उसमें वहाँ के लोकल ला के उसे परमिशन लेनी पड़ती है कि आपके देश से अगर हम गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमारे पास इतना इतना सामान है। उसने बिना इन्फॉर्मेशन दिए 24 किलो सोना लेकर भारत आ गया। अब उसे पकड़ लिया गया, तब कोर्ट में पेश किया गया। उसने दलील दी कि भाई हम तो तुम्हारे देश में है ही नहीं, हम तो एयरपोर्ट से अभी जहाज़ से उतरे भी नहीं हैं, तो हम तो जहाज़ में ही हैं। तो देखो, अभी क्या पहले उसमें पढ़ा था कि भारत के संपूर्ण, चाहे वायु क्षेत्र हो, जल क्षेत्र हो, चाहे थल क्षेत्र हो, कहीं भी अपराध होता है तो आईपीसी लागू होगी। तो उसने भारत के भीतर, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर खड़ा है प्लेन, तो वो भारत में ही हुआ, तो उसे फिर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ले गई, उसे सजा मिली। इससे क्या साबित होता है कि भारत के क्षेत्र में आकर कोई विदेशी भी आता है, कोई अपराध करता है तो उसे सज़ा मिलेगी आईपीसी के तहत। तो आशा है कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो तीसरी धारा देखते हैं हम। तीसरी धारा कहती है कि भारत से परे किए गए अपराध किंतु भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। अब थोड़ा लैंग्वेज है इसकी थोड़ा टफ लग रही, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो कह रहा है कि भारत से परे मतलब भारत के अलावा किसी अन्य देश में, विदेश में, मान ली अमेरिका में, यूएसए में कोई भारतीय नागरिक वहाँ पे गया, नागरिक भारतीय है, वहाँ पर गया ट्रेवल करने के लिए, रहने के लिए कुछ दिन कुछ तरीके से। अब उसने वहाँ पे क्या कर लिया, जारकर्म किया, मतलब किसी
दूसरे महिला से शादी कर लिया, कुछ मान लिया वहाँ पे जाकर दूसरी महिला से शादी कर ली और यहाँ पे ऑलरेडी उसकी एक पत्नी है, उसकी शादी हो रखी है। लेकिन अमेरिका में मान लो कोई ऐसा लॉ नहीं, कानून नहीं है कि 2 शादियाँ पे दंड मिलेगा, 2 शादियाँ करने से उसे अपराध माना जाएगा। लेकिन भारत में कानून जैसे बना है कि अगर पहली बीवी होते हुए भी दूसरी अगर शादी करते हो तो दंडित किया जाएगा कानून के तहत। तो वो व्यक्ति का अगर वो ये नहीं कह सकता कि हमने तो अमेरिका में शादी की है, भारत में लॉ है लेकिन अमेरिका में इसका लॉ नहीं है। तो देखो, भारत का नागरिक होने के नाते तुमने भले ही विदेश में शादी की है लेकिन भारत में वह दंडनीय है, तो आप पे मुकदमा चलेगा, बिल्कुल 100% चलेगा। चाहे वो आप कहीं भी उस अपराध किया हो, अगर भारत में वो कानून बना है कि उसके तहत सज़ा है तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, दंड मिलेगा। तो ध्यान रखना, भारत के बाहर करो या कहीं भी करो, ठीक है। तो तीसरी धारा समझ गए होंगे, चौथी देखते हैं। चौथी क्या कहती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। अच्छा, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, तो इसमें 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट के तहत हम समझेंगे। पहला पॉइंट जैसे देखें तो पहला पॉइंट कहता है कि धारा 4 की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में किए गए अपराध, मान लिया भारतीय नागरिक विदेश में जाकर कोई अपराध करता है, वो भी इस दंड में आएगा, ठीक, आईपीसी में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत में पंजीकृत कोई पोत या विमान, वो दुनिया में चाहे जहाँ पर भी हो, अगर उस पर या भारतीय नागरिक द्वारा या विदेशी नागरिक द्वारा कोई अपराध होता है तो आईपीसी के कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के तौर पर एक समझते हैं। मान लिया कोई एक जहाज़ है, मान लिया पानी वाला जहाज़ है, ये जहाज़ है ऐसे। अब ये भारत में पंजीकृत तथा रजिस्टर है, ठीक है, वो भारतीय तिरंगा भी इस पर लगा है। अब ये जाके कहीं गया, मान ले किसी ऐसे क्षेत्र में जो भारत के बिल्कुल मान ले अटलांटिक ओशियन में चला गया वो धीरे धीरे वहाँ पे। अब वहाँ पे तो भारत का कोई क्षेत्र ही नहीं है, घूम रहा है, या कोई कहीं मान लो अमेरिका के क्षेत्र में चला गया कहीं, लेकिन वो भारत में पंजीकृत है, ठीक है, भारत में पंजीकृत। अब इस पर चाहे विदेशी बैठे हों चाहे भारतीय बैठे हों, अगर उन्होंने आपस में लड़ाई की या आपस में कोई, चाहे विदेशी विदेशी दोनों ही मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वह कहाँ कर रहे हैं, भारत में पंजीकृत एक जहाज़ पर कर रहे हैं, वो भारत में पंजीकृत है। तो वो जो उन्होंने अपराध किया, चाहे मर्डर किया हो, कुछ भी किया हो, लड़ाई किया हो, दंगल किया हो, कुछ भी किया हो, तो उस पर आईपीसी लागू हो गई 100%। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे पंजीकृत जहाज़ पे अपराध किया है। तो वो ये जो ये मान सकते हो कि चलता फिरता एक भारतीय क्षेत्र है। अगर कोई भारत के क्षेत्र में है भी नहीं, अगर भारत में पंजीकृत है, और चाहे फाइटर प्लेन हो, मान ले वायुसेना का विमान हो या कि एरोप्लेन कोई भी हो, उसमें वो चाहे आसमान में भी उड़ रहा हो, या फिर कोई मान लिया कोई एक रॉकेट हो, मान लीजिए रॉकेट से हम वहाँ पे नहीं जाते, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जाते हैं, बैठ के कुछ लोग स्पेस स्टेशन जाते हैं। मान लिया कोई विदेशी बैठा है, एक भारतीय, अगर वो रॉकेट भारत से छोड़ा गया है, अब इस पे बैठ गए, वहाँ अंतरिक्ष में भी हैं, भारत या पृथ्वी से बिल्कुल दूर अंतरिक्ष में भी वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, अपराध कोई भी करता है, रेप करता है, मर्डर करता है, लेकिन वो क्या है, वो रॉकेट जो है भारत द्वारा छोड़ा गया, भारत में पंजीकृत है, तो वो भी लोग भारत के आईपीसी के तहत दंडनीय होंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे। अब इसमें तीसरा पॉइंट एक और आता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि आईटी एक्ट, ये तीसरा पॉइंट जोड़ा गया, आईटी एक्ट मतलब एक्ट 2000। आईटी एक्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये लागू हुआ था, ये इसी के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई कंप्यूटर उपकरण है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, टेक्निकल चीज़ें, जैसे मान लिया कंप्यूटर है, ये हमारा कंप्यूटर, यहाँ पे कोई चाहे वो सरकारी ऑफिस में हो, सरकारी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उस पर चाहे वो कहीं से भी दुनिया में कोई भी, चाहे वो भारतीय ने किया हो चाहे भारत में बैठकर, या विदेशी ने किया हो विदेश से बैठकर, उस पर अगर साइबर अटैक किया, मान लें साइबर अटैक नहीं हो जाता है,
उस पर पासवर्ड चुरा लिया जाता है, हैंग कर लिया जाता है डाटा। तो ऐसा कोई अटैक करता है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, और या चाहे भारत में बैठा हो या चाहे दुनिया में कहीं भी हो, अगर उसको पता चला कि फला व्यक्ति है इस देश में कहीं भी बैठा है, तो उस पर भारतीय कानून के तहत सज़ा मिलेगी उसको। भारतीय कानून के तहत उसे मुकदमा चलाया जाएगा कि तुमने हमारे देश में धोखाधड़ी अर्थात साइबर अटैक किया। तो तीनों तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे धारा 4 के। तो आगे 5वीं धारा देखते हैं। धारा 5 कहती है, सेक्शन 5 कहता है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना। अब ये क्या है, बड़ा अजीब सा लिखा है। अब देखो इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं। कह रहा है कुछ विधियों पर, मतलब कोई ऐसे कानून होंगे कुछ अपवाद की तरह, जैसे कि आर्मी एक्ट। आर्मी के कानून हैं, ठीक है, उस पर ये आईपीसी जो है ये प्रभाव नहीं डालेगी, कोई भी उस पर दखलंदाजी नहीं करेगी। मान लीजिए कोई एक आर्मी मैन है, फोर्स में कोई व्यक्ति है, उसने कोई वहाँ पे आपस में लड़ाई कर दी, या आर्मी के कानूनों का पालन नहीं किया, या कुछ अवैध तरीके से कोई कार्य कर दिया, चोरी डकैती मर्डर वहाँ पे कर दिया, तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी। सैनिक है वो, ध्यान रखना, वहाँ पे आईपीसी दखलंदाजी नहीं करेगी। वहाँ पे भी आर्मी के अपने अलग रूल होते हैं, उसके तहत कार्रवाई होगी उस पर, चाहे वो कोर्ट मार्शल हो या कुछ भी हो ऐसा, तो ठीक है, वहाँ पे आईपीसी नहीं लागू होगी। तो यही कह रहा है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। जैसे हमारा एग्जाम्पल आर्मी एक्ट है, इस पर आईपीसी बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल रही। इसके तहत अगर कोई कार्रवाई होगी तो आईपीसी वहाँ लागू नहीं होगी। तो आई होप 5वीं धारा भी आप सिंपल भाषा में अपने भाषा में समझ गए होंगे। तो देखो वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज तक का वीडियो हम यहीं रखते हैं। आगे दूसरे वीडियो में अध्याय 2 हम देखेंगे। तो आज तक 1 से 5 तक धाराएं पढ़ चुके हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इसी तरह कानून की जानकारियाँ लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।